जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। आज जींद में जो वोट पोल होना था, हालांकि पूरे हरियाणा में आज वोट पोल था और जींद की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पोल हुआ है। आज उस सीट का यानी कि खास तौर पर हम जींद की बात चलाते हैं, जींद की चर्चा करते हैं, जींद की खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पहला हमारा मकसद यही था कि जींद की पांचों विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आप लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि इस एग्जिट पोल में क्या निकलेगा, आखिरकार कौन बाजी मारेगा, कौन सी विधानसभा सीट पर हम कहाँ झूठे होंगे, कहाँ सच निकलेंगे, ये तारीख जो है 8 तारीख बताएगी। लेकिन हमने जो है इस चुनाव में तकरीबन हर विधानसभा सीट के हर गांव में गए हैं। हर गांव में नहीं, एक एक दो दो गांव, चार चार गांव जो कवर हमसे हो पाए, उन गांवों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। उन गांवों के आधार पर ही आज हम आपको शहर के हिसाब से हम आपको जो है आकलन बताएंगे। जिन की पांचों विधानसभा सीटों का आकलन बताएंगे। कौन कहाँ बाजी मार रहा है और कौन निर्दलीय कहाँ किसको टक्कर दे रहा है और कौन निर्दलीय किसका गेम बिगाड़ रहा है। हालांकि मैं शुरुआत से ही आप लोगों को बता रहा हूं, आपने मेरे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, आप लोगों ने मेरे लाइव भी देखे होंगे, उन सब में मैंने एक जिक्र जरूर किया कि पूरे हरियाणा में निर्दलीयों ने अब की बार कांग्रेस का कहीं ना कहीं गेम जो है वो बिगाड़ने का प्रयास किया है। चाहे हम अंबाला से चित्रा सरवारा की बात करें, गुहाना से हरत शिकारा की बात करें, उचाना से देवेंद्र अत्री की, उचाना से हम वीरेंद्र गोगड़िया की बात करें, और दूसरी तरफ का फिर से जिक्र करते हैं। मैंने कह रहा था क्योंकि बीच में फोन आ गया था, और सभी साथियों से अनुरोध है, क्योंकि मेरे को बार बार कॉल आ रहे हैं, तो आप लोगों से भी अनुरोध है अभी कॉल ना करें। फोन कट ऑफ होने के बाद मेरे नंबर जो है उस पे फेसबुक पेज पे हमारे, आप वहां से हमको कॉल करके कोई भी आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि हमारा आकलन गलत है, तो आप हमको बता सकेंगे। पांचों विधानसभा सीटों का हम आकलन करेंगे। और मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं हरियाणा में निर्दलीय जो है वो कांग्रेस कांग्रेस का जो है गेम बिगाड़ रही है। अंबाला विधानसभा सीट की, अंबाला से हम अगर बात करें तो वहां पर चित्रा सरवारा है जो कांग्रेस का गेम बिगाड़ रही है। एक तरफ हरस शिकारा है जो कांग्रेस का और भाजपा दोनों का कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। एक वीरेंद्र घोगड़िया है जो कि उचाना विधानसभा सीट की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक तरफा कांग्रेस का गेम बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जींद की। जींद में कुल 5 विधानसभा सीटें, नरवाना, उचाना, जींद, सफीदो, जुलाना। सबसे पहले हम बात करेंगे नरवाना विधानसभा सीट की। लेकिन आज की इस लाइव में हमारे जो मेहमान हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दिलेर सिंह, जो कि ट्रिब्यून के लिए काम करते हैं, पिछले लंबे अरसे से ट्रिब्यून के लिए काम करते हैं, हमारे साथ हैं। उनसे आपका रूबरू करवा देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि दर्शकों को आप स्पष्ट तौर पर दिखाई दें। हमारे साथ दिलेर सिंह जी हैं जो कि दैनिक ट्रिब्यून के लिए यहाँ से काम करते हैं, बड़े लंबे अरसे से दैनिक ट्रिब्यून के लिए काम करते हैं। जुलाना से ये बिलोंग करते हैं, हालांकि रहते जींद में ही है। सर, सबसे पहले हम आज का ये जो एग्जिट पोल, क्योंकि हर चैनल एग्जिट पोल दिखा रहा है, पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है अब की बार। बिल्कुल कोई भी चैनल का लाइव एग्जिट पोल आप उठाकर देखिए, उन सब में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ, यानी कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करती हुई भाजपा को नजर आ रही है। सर, क्या कहेंगे, एग्जिट पोल जो आज दिखा रहे हैं वो क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं बीजेपी को एक तरफा? सीधी बात आप सही कर दूं क्या, ये एग्जिट पोल मैंने आपको 20 से 25 दिन पहले बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपका 20 से 25 दिन लगातार आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो क्लीन स्वीप करेगी। वो आप ये भी कह रहे थे कि 55 से 60 सीटों के बीच में कांग्रेस लेकर जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक कारण रहा है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्योंकि जो मूड प्रदेश के मतदाता का लोकसभा में देखने को मिला उससे कुछ कहीं ज्यादा बढ़ के विधानसभा में हो चुका था। लेकिन कई टिकटों में, कई जातीय समीकरणों में, चुनाव में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। अगर टिकटों का वितरण जनता के हिसाब से और होता तो आप ये मान के चलना कि कांग्रेस पार्टी 70 पार जरूर हो जाती। बिल्कुल, आप मानते हैं टिकट जो वितरण हुआ वो हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलतियां हुई? पार्टी हाईकमान का काम है। गलतियां हम क्यों कहें, उन्होंने क्षेत्र को देख के, जातीय समीकरण को देख के, सोशल इंजीनियरिंग को देख के और नेता विशेष को देख के भी टिकट दी हैं, जहाँ कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। कुछ सीटों पे मानता हूँ नुकसान झेलना पड़ा है। जींद की 2 सीटें ले लीजिए आप,
जींद और कौन सी दो सीटें? जींद जींद आपका कौन कौन सी दो सीटें? जींद और उचाना सीधे तौर जींद पे और उचाना। जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको टिकट दिया नहीं, ऊपर से हाईकमान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट चुनाव मैदान में उतार दिया कहीं ना कहीं। फिर एक वीरेंद्र गोगड़िया बड़ा नाम उभर के सामने आया, लोगों की सहानुभूति उनके साथ हुई। उनका जो इमोशनल टच उन्होंने दिया वो क्या लगता है इस चुनाव में काम कर गया? जे देखिए वीरेंद्र का चेहरा अब निखर चुका है, हार जीत तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन वीरेंद्र घोगड़िया ने अपने आप को इस चुनाव में उचाना में हल्का श्रेय नेता स्थापित कर लिया। बिल्कुल। तो दर्शकों आप भी लगातार वेट कर रहे थे कि क्योंकि हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की बात को खत्म करते हैं। सर का भी कहना है कि बीजेपी जो है अब खत्म हो रही है हरियाणा में, और कांग्रेस कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप जो है करती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। ये स्पष्ट हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें जो हैं हरियाणा में कांग्रेस को मिलेंगी। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो 50+ दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात 8 तारीख को जब जो ईवीएम मशीन बताएंगी, जो नतीजे रात को आएंगे या शाम तक जो चीजें क्लियर होंगी, उससे कहीं ना कहीं पता लगेगा कि हरियाणा में कितनी सीटों पर कांग्रेस बाजी मार रही है। अब बात करते हैं जींद की 5 विधानसभा सीटों की। पहले हम चर्चा करेंगे नरवाना विधानसभा सीट की। सर नरवाना अपने आप में एक राजीव भाई पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मेरे मुख से ये कहलवारी हो कि हरियाणा से बीजेपी साफ है। मैंने ये नहीं कहा, बीजेपी साफ है। हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी को प्रतिपक्ष की भूमिका देने जा रही है। बीजेपी निश्चित रूप से प्रतिपक्ष में विपक्ष में बैठने जा रही है। अच्छा, विपक्ष में बैठेगी मतलब? साफ नहीं है, साफ तो क्लीन स्वीप होते हैं वो नहीं। अच्छा। और रही बात नरवाना की, नरवाना की जो तासीर है वो 500 सीटों से अलग है। वैसे तो जींद की सभी 500 सीटों की चुनावी जो सियासी माहौल होता है, जो चुनावी तासीर होती है वो अलग होती है। नरवाना का मुकाबला अब चूंकि पीछे जेजेपी, देवीलाल परिवार, ज्यादातर देवीलाल परिवार ही एक दो, बिल्कुल इन्हें लोग गढ़ कहीं ना कहीं नरवाना तो उससे वहाँ पहले से जींद में अगर अच्छा प्रदर्शन कहीं है, जीत तो मैं कहूंगा नहीं, अच्छा प्रदर्शन है तो नरवाना सीट है और कांग्रेस के साथ मुकाबला है। तो वहां और बीजेपी अगर देखिए नरवाना का वोटर जो है शालीन भी है और भावना में भी बह जाता है और सियाना भी है। अगर उसे ये लगा कि बिल्कुल हम जो है ये सत्ता के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ कांग्रेस भी विजयी हो सकती है। बिल्कुल। थोड़ा सा नरवाना के बारे में आपको बता देता हूँ। नरवाना में जो है लगातार वहां से इनेलो बनती आ रही थी, लेकिन 2019 में इनेलो और जेजेपी जो है अलग हो गई। जेजेपी मतलब जेजेपी इनेलो से ही निकली, जेजेपी पार्टी बनी और वहां से जेजेपी के विधायक बनकर उभरे। लेकिन उससे पहले की बात करें तो वहां पर 14 और 2009 की बात करें तो वहां से इनेलो लगातार जीतती हुई नजर आ रही थी। इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी नंबरदार का रहा। उन्होंने इस चुनाव ये नरवाना निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है। नरवाना से विधायक ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका जनाधार रहा है। वो चाहे 19 के चुनाव में जेजेपी में कन्वर्ट हो गया, वो अलग बात है। वही मैं आपको कह रहा था कि इस चुनाव में भी खास तौर पर एक चीज देखने को मिली। 2009 में जो विधायक बने पृथ्वी नंबरदार की मैं बात कर रहा हूँ, अब की बार उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव कहीं ना कहीं जो नरवाना सीट का हम आकलन कर रहे हैं, नरवाना में कहीं ना कहीं जो पृथ्वी नंबरदार 2009 की बात करें वहां से विधायक बने, अब की बार उन्होंने बीजेपी यानी कि किशन बेदी का समर्थन कर दिया। योगी जी भी आए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। नरवाना विधानसभा सीट की बात करें तो वो क्या लगता है, क्या वो एक तरफा मतलब जो माहौल क्रिएट बीजेपी ने करने का प्रयास किया उसमें बीजेपी कितनी कामयाब रही, और अब इनेलो की स्थिति वहां पर क्या है, जेजेपी की स्थिति वहां पर क्या है, और कांग्रेस का मूड क्या है? देखिए जेजेपी की स्थिति तो आप भूल जाइए वहां पे। इस बार वहां इनेलो और कांग्रेस ही मुख्य मैदान में है, जेजेपी शायद तीसरी बार। तो क्या लगता है नरवाना कौन जीत रहा आपके हिसाब से? नरवाना जीत सकती है इनेलो। इनेलो बिल्कुल, मेरा भी बिल्कुल यही आकलन था। नरवाना से विद्या रानी वहां से अब की बार लीड कर रही हैं और जीत भी रही हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि उनके साथ कांटे की टक्कर कौन करता है, यानी कि कांग्रेस या फिर बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। अब हम चलते हैं, नरवाना से निकलते ही 15-20 किलोमीटर पे आ जाता है उचाना। उचाना विधानसभा सीट अपने आप में हॉट सीट। दुष्यंत चौटाला वहां से पूर्व में डिप्टी सीएम, जेजेपी बनी, अच्छे खासे वोट मिले, 50,000 48,000 की लीड पिछले चुनाव में। अब की बार दुष्यंत चौटाला की स्थिति क्या है सर वहां? दुष्यंत चौटाला का सीधा बताऊं, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्पष्ट। अपना मानना है साथियों, चौथा नंबर, मतलब दुष्यंत चौटाला इतना पिछड़ चुके हैं अब की बार। बिल्कुल। लेकिन उसका कारण क्या लगता है? किसान आंदोलन उसका कारण है या फिर उनका कारण है जबान। बीजेपी क्यों करेंगे यमुना पार? जमुना पार, यमुना और जमुना एक ही बात है।
चुनाव जिताया 48,000 वोटों से, बड़े मार्जिन से। हम्म चुनाव जीतने के बाद उचाना में गए दुष्यंत जी, बोले कहाँ जाना है। उचाना की जनता ने साफ कहा, 19 की बात है, बीजेपी में नहीं जाना। उसी दिन से उल्टे लग लिए थे भाई के। सत्ता में आए 4.5 साल, खूब सत्ता करी। 2-3 मौके भी आए बीच में। किसान आंदोलन में अगर इस्तीफा देते या भाजपा समर्थन वापस कर लेते तो आज मुख्य फाइट में दुष्यंत होते। बिल्कुल, उचाना अपने आप में ही कहीं ना कहीं हॉट सीट है। पिछली बार दुष्यंत चौटाला और अच्छे। फिर दूसरा, उचाना में और भी कुछ रहा है। उचाना क्षेत्र के ही छात्र और खापड़ गांव है, वहां दलितों का बहिष्कार हुआ। आज बिल्कुल। भी खापड़ गांव के कई घर बाहर हैं। उनका सीधा आरोप लगा है, यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिनेश खापड़, कि दुष्यंत चौटाला आरोपियों को बचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में ये नाराजगी भी उनको झेलनी मतलब पड़ी। दलितों का जो किसान वोट बैंक नाराज, मजदूर नाराज, तो फिर वोट कौन देगा। बिल्कुल। उचाना अपने आप में हॉट सीट रही है। वहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, सर कह रहे हैं कि चौथे नंबर पर होंगे। एक तरफ वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, और कई सालों से उनका परिवार का कब्जा उचाना विधानसभा सीट पर रहा। सर अब की बार वहां निर्दलीय बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो वही तो बिल्कुल, वीरेंद्र घोगड़िया, एक मिनट, दिलबाग संडील, वीरेंद्र घोगड़िया, विकास काड़ा, ये 3 बड़े ऐसे चेहरे निर्दलीय के तौर पर ऐसे दिखे जो कहीं ना कहीं एक तरफा, मेरे को लगता है कि वो एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस यानी कि बृजेंद्र सिंह का जो वोट बैंक है उसमें उन्होंने सेंधमारी की। इस बात में मैं कितना सटीक हूं, सही हूं या गलत हूं? इस बात को लेकर जो थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ रखता है क्षेत्र के बारे में, उचाना के बारे में, इन चारों निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का वोट बैंक या जेजेपी का वोट बैंक रहा है उसमें सेंधमारी की है। और जो वर्तमान दौर में बीजेपी का वोट बैंक बचा हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, चाहे वो बैकवर्ड हो या ब्राह्मण हो या अदर्स, जो बीजेपी की जिन पे थाप लगी है वो सेफ जोन में है। इसलिए मुख्य फाइट में देवेंद्र अत्री ही रहेंगे। सर का कहना है मुख्य फाइट में उचाना विधानसभा सीट पर देवेंद्र अत्री रहेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उचाना विधानसभा सीट पर अब की बार देवेंद्र अत्री बाजी मार रहे हैं। सेकंड नंबर की जो बात कर रहे हैं उसमें वीरेंद्र घोगड़िया भी हो सकते हैं, उसमें बृजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं। मेरा ये आकलन है, 2 सीटों का आकलन। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। जो जातीय समीकरण जिस तरह का चुनाव चल रहा था उसके अनुसार देवेंद्र अत्री निश्चित रूप से सीट निकाल रहे हैं। बिल्कुल, सर का भी कहना है कि बीजेपी, हमारा आकलन पहला नरवाना का गया जहां हमने बताया कि इनेलो से विद्या रानी नरवाना विधानसभा सीट से जीत रही हैं, तो उसके बाद हम पहुंचे उचाना से देवेंद्र अत्री सीट निकाल रहे हैं। मुख्य फाइट में देवेंद्र अत्री के साथ वो वीरेंद्र घोगड़िया भी हो सकते हैं और वहां पर बृजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं। ये जो वहां के जातीय समीकरण है, वहां जो निर्दलीय खड़े हुए, उनका ये फैक्टर कहीं ना कहीं चुनाव में काम करेगा और देवेंद्र अत्री के लिए कहीं ना कहीं सेफ जोन बनाने में निर्दलियों ने बड़ी अहम भूमिका जो है उनके लिए निभाई है। अब बात करते हैं, जींद नहीं आएंगे हम, जींद बिल्कुल लास्ट में आएंगे क्योंकि जींद के हमारे सबसे ज्यादा दर्शक हैं और जो हमको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि जींद की सीट कौन जीत रहा है। अब हम सीधे उचाना से पहुंचेंगे सफीदो विधानसभा सीट। सर सफीदो विधानसभा सीट, बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति कैंडिडेट वहां से खड़े हैं। जसबीर देसवाल वहां से कैंडिडेट है, बच्चन सिंह आर्य पूर्व में केंद्र मंत्री रहे हैं, सुभाष गांगुली कांग्रेस की सीट पर दोबारा एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान हो चुका है। सफीदों का जो मूड है जनता का, वो वास्तव में ईवीएम में कैद है। सफीदों कुछ भी कर सकता है। सफीदों ने बड़े बड़े को धराशायी किया, चाहे वो वंदना शर्मा रही हो या और भी पहले कई उदाहरण है। बाहरी का वहां बड़ा नारा लगता है। जातीय समीकरणों के हिसाब से ही बीजेपी ने जो है दादा गौतम को टिकट दिया था, लेकिन सफीदों की जनता जो है वो बारी अगर स्वीकार नहीं करेगी या केवल वोट बैंक के सारे जीत सकते हैं गौतम, नहीं मतलब आपका नहीं तो सीधे तौर पर निर्दलीय या कांग्रेस। नहीं, मतलब आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि सफीदो जो विधानसभा सीट है आपके हिसाब से सुपर फाइट वहां पर देखने को मिल सकती है। वहां 500 की 500 सीटों में सबसे कम मार्जिन आपको सफीदों मिलेगा। बिल्कुल, सर का कहना है कि सबसे कम मार्जिन और सबसे बड़ी सुपर फाइट वहां पर देखने को मिल सकती है। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जातीय समीकरण की हम भी बात कर रहे हैं लगातार, क्या आपको नहीं लगता कि जो उचाना में जातीय समीकरण बने वो कहीं ना कहीं सफीदों में भी अब की बार बनते हुए नजर आए? जसवीर देसवाल बीजेपी में होते थे, वो अलग हुए, और सफीदों के जातीय समीकरणों में अलग अंतर है। उचाना में जो समीकरण है या जो उचाना में कैंडिडेट है, बीजेपी की बात है, वो स्थानीय कैंडिडेट है, और सफीदों में बाहरी कैंडिडेट दिया, इसका बड़ा फैक्टर होता है।
हाँ, ये बिल्कुल इतिहास रहा है सफीदो विधानसभा सीट का कि उन्होंने बारी को कभी अपनाया नहीं है। लेकिन ये नहीं लगता कि जो जसबीर देसवाल है वो कहीं ना कहीं जो देसवाल वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। वहां सुभाष गांगुली भी हैं, वो भी देसवाल हैं। एक तरफ बच्चन सिंह आर्य है, एक तरफ जेजेपी है, एक तरफ इनेलो भी है। तो क्या लगता नहीं कि ये सब एक तरफा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसमें सेंधमारी हो रही है। और जो दादा गौतम वहां से उतारे गए, वहां से ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो एक तरफा, यानी कि मान सकते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को गया। तो लगता नहीं कि अब की बार, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट मिला एक जाति की अगर विशेष की अगर हम बात करें तो सब यही सोचते हैं कि हमारी जाति के विशेष व्यक्ति को यहाँ पर सीट मिली है तो कहीं ना कहीं उसको वोट पोल हो। तो मेरा ये मानना है कि 100% अगर वहां वोट पोल हुआ है तो उसमें से 70 से 60% तो कहीं ना कहीं जो है दादा गौतम को मिला होगा। और जो बीजेपी का साइलेंट वोट बैंक बोला जाता है जिसमें SC ST OBC वो सब आ गया, तो क्या लगता नहीं कि ये अगर समीकरण सेम टू सेम वहां बनता है जो मैं बोल रहा हूं, तो दादा गौतम अब की बार कहीं ना कहीं बीच से निकलते हुए दिखाई देंगे। लगता नहीं कि एक की बार जो इतिहास है सफीदो विधानसभा सीट का कि बाहरी नहीं जीतेगा अब की बार कहीं वो लगता नहीं क्या वो मत जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आपने इतनी लंबी बात बताई और इन्हीं बातों में आपने अपना जवाब भी दे दिया। आपने कहा कि जसबीर भी देसवाल है, सुभाष भी देसवाल है, बिल्कुल तो इसका मतलब जसबीर सुभाष को काटेगा, सुभाष देसवाल को बिल्कुल काटेगा। बिल्कुल। रही बात फिर जेजेपी की, बीजेपी की, दादा गौतम की, रामकुमार हम्म, गौतम की, बच्चन सिंह आर्य का जो वोट बैंक है, तो वही तो बीजेपी का वोट बैंक भी है, बिल्कुल। तो उनको वो काटेगा। तो वो तो कहीं ना अब कहीं की बीजेपी बार फंसा हुआ है, कोई भी साथी ये नहीं बता सकता फिलहाल उस स्थिति में कि वास्तव में जीत कौन रहा। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ बीजेपी बीजेपी मुख्य फाइट में। बिल्कुल। सफीदो विधानसभा सीट की बात करें तो वहां बीजेपी मुख्य फाइट में है। सामने कांग्रेस भी हो सकती है, सामने निर्दलीय भी हो सकते हैं, सामने इन जेजेपी और इनेलो भी हो सकते हैं। सेम 3 विधानसभा सीटों का हम आकलन कर चुके हैं। जे सफेदों में इनेलो नहीं है, सफेदों में बसपा है। बसपा खातिर टिकट आई थी और 2 दिन पहले ही बसपा उम्मीदवार जो है वो जसवीर देसवाल को समर्थन कर चुका। ठीक है, 3 सीटों का हम आकलन कर चुके हैं। पहली सीट नरवाना विधानसभा सीट जहां पर विद्या रानी, सेकंड उचाना जहां पर देवेंद्र अत्री बीजेपी, तीसरी विधानसभा सीट सफीदो विधानसभा सीट जहां पर पेच फंसा हुआ है। मतलब कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। वहां जींद के जो पत्रकार हैं अभी तक आकलन नहीं कर पा रहे कि कौन फाइट में है। सत्ता की लहर पे अगर लोग सवार होते हैं तो फिर मान के चलो कांग्रेस वहां से लीड कर जाएगी। चलो अब पहुंच जाते हैं सफेदों से बिल्कुल नजदीक पड़ने वाला जुलाना। बिल्कुल बीच से रास्ता निकलता है, जुलाना पहुंच गए हम। जुलाना से विनेश फोगाट अपने आप में एक बड़ा VIP चेहरा। एक तरफ योगेश जो कि सफेदों से आए, लैंड करा दिए जुलाना विधानसभा सीट पर। एक तरफ सुरेंद्र लाठर बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो इन्हें लोग BSP में चले गए। एक तरफ WWE की रेसलर कविता दलाल चुनावी फाइट में है। लेकिन सुरेंद्र लाठर, क्योंकि उनका चुनाव बीच में पीक पकड़ा फिर डाउन जाना शुरू हुआ। एक तरफ एक समय ये भी आया कि लग रहा था कि विनेश फोगाट चुनाव हार जाएगी, लेकिन बीच में डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं कांग्रेस ने करने का प्रयास किया। ऊपर से विनेश फोगाट अपने आप में एक बड़ा VIP चेहरा, उसके लिए प्रियंका को वहां पर आना पड़ता है, उसके लिए वहां पर दीपेंद्र हुड्डा को उनके लिए आना पड़ता है। तो क्या लगता नहीं कि मामला फंसा हुआ था जुलाना, जिसके लिए प्रियंका को भी आना पड़ा, जिसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आना पड़ा। इन सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। विनेश फोगाट भारत की शान है, विश्व में पहचान बनाई है। बिल्कुल विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस पार्टी ने जुलाना का नाम विश्व में विख्यात किया है। और अब जुलाना नया इतिहास रचने जा रहा है। वहां से विनेश फोगाट चंडीगढ़ विधानसभा में जा रही है। कितने वोट आपका क्या लगता है? आप जुलाना विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं, हालांकि मैं भी जुलाना विधानसभा सीट से बिलोंग करता हूं। मार्जिन क्या होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट पोल सफेदों में हुआ तो उसके बाद जुलाना हुआ। ज्यादा जोर आप लगा रहे हैं, बताइए कितना मार्जिन होगा? मेरे अकॉर्डिंग अगर विनेश वहां से जीतती है तो 10-15 का मार्जिन होगा। हालांकि आपका क्या मार्जिन है? ये मैंने बताया था आपको। बिल्कुल, ये सर ने ही बताया था। पिछले लंबे समय से हम इस लाइव के लिए वार्तालाप कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे क्या होगा। कई विधानसभा सीटें हम जिनकी 5 विधानसभा सीटें घूमे, गाँव गए, लोगों के पास बैठे, उनसे वार्तालाप किए। हम उचाना भी वार्तालाप कर रहे थे, आपने देखा होगा मैं गाड़ी की वाशिंग करा रहा था, वहां बड़ा पेच फंस गया था। बट बिल्कुल झगड़े वाला काम हो गया था। एक पार्टी के मतलब एक जो वहां वर्कर थे जो काम कर रहे थे, बिल्कुल सभी समर्थक थे सभी पार्टियों के। तो चलो हम बात कर रहे थे जुलाना विधानसभा सीट की। वहां से विनेश फोगाट जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। बड़े अंतर थे, मतलब सर का कहना है 50,000 वोटों। अरे नहीं, और जींद में आपने कहा ना बड़ा जींद में बड़ा अंतर है। मेरे ख्याल में नरवाना में अंतर ज्यादा होगा या जुलाना में होगा। चलो
4 सीटों का हम आकलन कर चुके हैं। अब आते हैं जींद विधानसभा सीट। यहाँ पर बड़े लंबे टाइम से पहले कांग्रेस रही, फिर इनेलो से यहाँ पर कैंडिडेट जीते। जो हरिचंद मिड्डा जी हैं वो लगातार जीतते आए, फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई, उसके बाद उपचुनाव हुआ, कृष्ण मिड्डा जी जीते। अब एक बार फिर से कृष्ण मिड्डा जी पर विश्वास जताया गया। जींद का आकलन हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगाकर। जींद के समीकरणों को समझेंगे, जींद में जातीय फैक्टर को समझेंगे, जींद में जो यहाँ पर टिकटार्थी थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनकी भी बात करेंगे। जिनको टिकट नहीं मिली उनमें से किस टिकट नहीं मिली उनमें से कौन कितना नाराज और किसने किस कैंडिडेट की कितनी कितनी मदद की, पहले उन चर्चाओं पर आएंगे। उसके बाद बताएंगे कि जींद में कौन जीत रहा है। सर, कांग्रेस में यहाँ बड़े टिकटार्थी थे। महावीर गुप्ता को टिकट मिल गई, जो कि जेजेपी से आए थे। हालांकि पिछले जेजेपी के चुनाव में उन्होंने पहले तो सुपर मैं फाइट आपको दी। एक बताऊं कि महावीर गुप्ता को टिकट क्यों दिया गया। हाँ, यहाँ ये बड़ा 48 शायद आवेदक कांग्रेस की टिकट के थे। हम्म टिकट का जब वितरण होता है, कई तरह की बैठकें होती हैं, पार्टी हाईकमान की, चुनाव कमेटी की। जहां तक और जींद की जो सीट जिला है, वो 5 सीटों में से एक नरवाना रिजर्व कोटे में चली गई। कांग्रेस ने सफेदों सिटिंग एमएलए सफेदों को दे दी, वो भी जाट समुदाय से हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह हाईकमान से टिकट लेके आए, वो भी जाट समुदाय से हैं। उधर विनेश फोगाट, वो भी जाट समुदाय से हैं। अब एक तो गैर जाट को देनी थी, ये गैर जाट का चुनाव क्या करना। जींद में मांगेराम गुप्ता कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और पीछे चुनाव में जो 19 का चुनाव था उसमें महावीर गुप्ता 2 नंबर पे रहे थे। उनका यही आधार रहा कि एक तो महाजन समुदाय को भी वोट देनी, टिकट देनी है। इसी एक आधार तो ये, और दूसरे अंदरूनी कारण रहे होंगे। तो पार्टी ने यहाँ गैर जाट चेहरा मैदान में उतारा था। उस पे मैं समझता हूँ कि पार्टी की उम्मीदें शायद पूरी ना हो। बिल्कुल। तो चलो अब बात करते हैं। आपने बताया कि यहाँ से कांग्रेस की टिकट महावीर गुप्ता हो ही क्यों मिली। अब बात करते हैं यहाँ से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो टिकटार्थी थे, जो टिकट मांग रहे थे, उनमें से कई लोगों को मनाने में महावीर गुप्ता कहीं ना कहीं कामयाब रहे, जिसमें महावीर कंप्यूटर हो, क्योंकि वो बनिया समाज से आते, तो उनको मनाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं। महावीर कंप्यूटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक है। भूपेंद्र हुड्डा साहब अगर किसी को भी टिकट देते, महावीर वहीं जाता। महावीर कंप्यूटर। चलो अब आते हैं सबसे बड़ा कैंडिडेट जिसका नाम लिस्ट में था, जिसकी टिकट कटी, वो नाम था बलजीत रेड्डू। वो जातीय समीकरण गए ना, उनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, मैंने भी डाला कि मान गए रेड्डू साहब, उनके उसमें आए, लेकिन प्रमोद सहवाग नजर नहीं आए। प्रमोद सहवाग हो, प्रदीप गिल अपना अलग से चुनाव लड़ गए। उसके लिए तो आपने, मेरी ये सलाह होगी, चुनाव के अभी 2 दिन बचे हैं मतगणना के, आप इन लोगों के पास जाइए, उनका इंटरव्यू साथ खुद कीजिए। अच्छा, मतलब लगता नहीं कि मतलब जो कांग्रेस के टिकट, देखिए ऐसा थोड़ा होता है, कई बार कोई बीमार हो जाए, कोई सदमा लग जाए, कई किसी के साथ बनती नहीं हो, तो उनके बारे में तो वही बताएंगे ना हम, क्यों कौन कहाँ कैसे गए, हम क्यों जाए इस बात पे। चलो, लेकिन हम उस चीजों पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस चीज पर जरूर जाएंगे कि जो कांग्रेस की टिकट महावीर गुप्ता को यहाँ से मिली, कितने लोग नाराज हुए, किसने कितना समर्थन दिया, किसने अंदर खाते जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। देखिए ये बातें, जहां तक मेरी समझ की बात है, ये चुनाव आते आते जब 2 या 4 दिन बच गए थे ना, तब कांग्रेस चुनाव जो है मिड्डा और गुप्ता के बीच की बजाय ये प्रयास हुआ कि चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जितने लोगों में ये संदेश गया, या जितने लोगों ने ये माना, बीजेपी विरोधी लोगों ने, जितने ज्यादा लोगों में गया, तो पिछले चुनाव में, चुनाव के पिछले दिनों में कांग्रेस का ग्राफ निश्चित रूप से जीत में बढ़ा है। जो जीत का अंतर मिड्डा समर्थक बहुत ज्यादा मान रहे थे, बहुत ज्यादा मान के चल रहे थे, वो नहीं है। कहीं ना कहीं सीटें जो है अंतिम समय में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, और वो कितना बढ़ा है इसका अंदाजा भी लगा। देखिए, हम अगर बात करें जींद की शहरी वोट बैंक की, ग्रामीण वोट बैंक की, पीछे जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने यहाँ से बाजी मारी। क्या था अंतर, क्या मतलब 3000 वोटों का अंतर था। लेकिन अगर हम 3000 वोटों पर जाएं, अब की बार यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है, ठीक है। एक बताऊं तेरे को, कांग्रेस का, आप ये 3000 का अंतर था लोकसभा में, मिड्डा साहब बहुत ज्यादा अंतर से जीते थे, मेरे ख्याल में कितना 12 का आसपास। अगर हम उसे और थोड़ा पीछे आए, नगर परिषद चुनाव में आई, नगर परिषद चुनाव में 62% वोट जो है बीजेपी के खिलाफ था शहर का। बिल्कुल। चलो अब बात करते मेन बात, परसेंटेज पे अगर वो 65% बीजेपी के खिलाफ है, मुख्य कैंडिडेट कौन है, महावीर गुप्ता। अगर खोपड़ी मतदाता की घूम रही होगी ना, तो फिर वो मिड्डा साहब के लिए भी दिक्कत है। बिल्कुल, मिड्डा साहब के लिए दिक्कतें बड़ी हैं। बार बार भी मैं जिक्र करूंगा, एक एक चीज की आज परतें खोलेंगे।
सर यहाँ पर पहले हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू। प्रदीप गिल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप गिल, और मार्केट में ये चर्चा है, सियासी गलियारों में ये चर्चा है, हालांकि हम मार्केट की चर्चा आती है उसको हम सियासी गलियारे बोल देते हैं, ठीक है। प्रदीप गिल सीधा सीधा नुकसान कर रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस का वोट बैंक काट रहा है, जो जाट वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रहा है, जो कि प्योरली कांग्रेस का वोट बैंक बोला जाता है। प्रदीप गिल एक बड़ा तेज तरार नेता ही हुआ कांग्रेस का। मैं मानता हूँ पिछले दिनों कांग्रेस में थे, 19 के बाद कांग्रेस में आए थे वो। उसके बाद उन्होंने राजनीति ताऊ देवलाल की पाठशाला से अजय सिंह चौटाला के जो है नेतृत्व में राजनीति की है, तो उसका जो वोट बैंक था या उसके जो समर्थक थे वो उसी रो के थे, मतलब इनेलो वाली रो के थे। कांग्रेस का जो वर्कर है, जो कांग्रेस बेस्ड वर्कर है, वो प्रदीप के पास कुछ नहीं था। मतलब जो सेंधमारी हुई वो इनेलो के वोट बैंक। चलो, लेकिन एक आकलन आजकल जींद में जो लग रहा है, ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है डांडा साहब, वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। नरेंद्र नाथ शर्मा वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। और एक और कैंडिडेट, मतलब बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जेजेपी प्रजापत जी, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधमारी, उससे बीजेपी का क्यों सेंधमारी कर रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डांडा साहब तो आते हैं इरका गांव से, जो बीजेपी का प्योरली गांव बोला जाता है। अमरेडी से वोट बैंक, कुम्हारों का वोट बैंक, प्रजावत वोट बैंक कट रहा है। से अंदाजा मत लगाइए, अहिरका गांव की बात है, वहां शायद बरागी ज्यादा है, बरागी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और वहाँ बैरागी को सरपंच नहीं बना पाए, तो कैसे अंदाजा बनाओगे आप? ये मतदाता का अपना मूड होता है, जरूरी थोड़ा वजीर डांडा को सारा चाहिए। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो वजीर डांडा है, प्रजापत है, नरेंद्र नाथ शर्मा है, ये प्योरली उन गांवों से आते हैं जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं सेंधमारी तो बीजेपी के वोट बैंक में ही हो रही होगी। हाँ, जो वोट बैंक के जिस समाज से वो आते हैं उसको बीजेपी का वोट बैंक आज आप लोग कह रहे हो, तो निश्चित रूप से सेंधमारी वही है। तो मतलब चलो, अब मैं मेरी बात पे आता हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक, कह रहे थे कि लोग कि कांग्रेस का वोट बैंक काट रहा प्रदीप गिल, वो उसने कांग्रेस का वोट बैंक नहीं काटा, उसने काट दिया निर्दलीय का। सेंधमारी तो फिर बीजेपी के वोट बैंक में हो गई ना, कांग्रेस का वोट बैंक तो वही का वही, मतलब महावीर गुप्ता जीत गए। तो आप वो देखिए ना कैसे जीत गए, वो सेंधमारी कितने कर जाते हैं, वोट सबसे कम वोट पोल हुआ जी, वोट कितने ले रहे हैं वो भी देखो ना आप। और शहर में अच्छा, जो शहर का जो माहौल था वो ज्यादातर मिडा पक्ष में था, और ग्रामीण वोट जो आप कह रहे हो प्रदीप का है या और कुछ है, वो उसमें ज्यादा डिवाइड है। मतलब जींद का जो मामला है, जो मैं सोच रहा था कि यहाँ गुप्ता को जो फायदे आप पूछना चाह रहे हो, वो एक फायदा अगर गुप्ता मैदान में आते हैं, एक फायदा तो अंतिम 2-3 दिनों में जो प्रयास हुआ है कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनाव, एक बात। दूसरा बात है कि महाजन समुदाय से जो कैंडिडेट आते हैं, महाजन समुदाय में मैं मानता नहीं कि कोई बिखराव होगा, मतलब उसकी एकजुटता, उसका उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये 2-3 फायदे अगर गुप्ता साहब थोड़े इनमें ज्यादा गहराई से घुसे होंगे तो मुख्य मुकाबले में है, तभी तो है ना, तभी तो मुख्य मुकाबले में है, नहीं तो कहीं नहीं। नहीं तो प्रदीप ने अपने निशाने पर ज्यादातर जो है गुप्ता को ही रखा है। बिल्कुल, प्रदीप ने अपने निशाने पर कहीं ना कहीं गुप्ता साहब को रखा है। तो सर माने कहीं ना कहीं सफीदो और जींद का जो पेच है वो फंसा हुआ है यहाँ, बिल्कुल सुपर फाइट। अरे कुछ नहीं फंस रहा भाई, अमूमन है कि जींद बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस सफीदो निकाल लेगी। जुलाना कांग्रेस निकाल रही है, उचाना में बीजेपी है और नरवाना में इनेलो। तो चलो, सर का ये कहना है कि नरवाना इनेलो, उचाना देवेंद्र त्री बीजेपी, जींद बीजेपी कह रहे हैं सर। और उसके बाद सफीदो विधानसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है, हालांकि वहां मुख्य मुकाबला जो होगा वो कांग्रेस के साथ होगा। जुलाना विधानसभा सीट भी कांग्रेस निकाल रही है। आप लोगों का क्या आकलन है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि जिन विधानसभा सीट की बात करें तो मेरा यह मानना है कि यहाँ पर पेच बिल्कुल फंसा हुआ है, सुपर फाइट जींद विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि जहां एक तरफ मिड्डा साहब के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदीप गिल भी इनेलो के वोट बैंक में जो सेंधमारी कर रहे हैं, तो साथ की साथ कहीं ना कहीं जो महावीर गुप्ता है उनके वोट बैंक में भी सेंधमारी कर रहे हैं, जिनका आकलन लगाना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पिछले जो लोकसभा जो यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव हुआ उसमें शर्मा ने भी बताया कि 62% जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ गया था, यानी कि शहरी वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ गया। तो कहीं ना कहीं कई आकलन है, कई चीजें हैं। जींद और सफीदों का जो
मुकाबला है वो पेच फंसा हुआ है। बड़ी कांटेदार टक्कर जींद और सफेदों में देखने को मिलेगी। तो एक तरफ इनेलो नरवाना सीट जीतेगी, उचाना बीजेपी जीतेगी, जुलाना कांग्रेस जीतेगी। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे साथ दिलेर सिंह जी थे, इनकी तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मात्रा में आप बहुत अच्छे, जो क्योंकि लाइव सेक्शन है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।